वृश्चिक राशि के जातक जिनकी राशि का स्वामी मंगल है और जो जल तत्व की राशि है, दो विपरीत चीजें हैं। राशि का तत्व जल और मंगल अग्नि, तो ये लोग विपरीत परिस्थितियों में खुद को निकाल करके ले जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनका स्वभाव कभी अग्नि जैसा गर्म और कभी जल जैसा ठंडा। प्रेम करने पर आए तो सब कुछ लुटा दें और किसी को बर्बाद करने पर आए तो सब कुछ खत्म कर दें। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा 10 मई से लेकर के 30 मई तक का समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो बात करते हैं प्रथम भाव की। पहला घर लग्न है। लग्न का मतलब हम खुद, हमारे सिर के बाल से और पैर के नाखून तक जो हमारा शरीर है वही लग्न है। हृदय भी लग्न में, दिमाग भी लग्न में, हाथ पैर भी लग्न में, सब कुछ लग्न में आता है। इसीलिए आप लोग पूछते हैं कि मैडम राशि से देखें तो या लग्न से देखें, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है ये वृश्चिक लग्न भी के लिए भी है और वृश्चिक राशि के लिए भी है। यानी कि अगर आपका एक नंबर पर पहले घर में 8 लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, ये आप पर एप्लीकेबल है। अगर जहां आपका चंद्रमा है वहां 8 लिखा है तो आपकी वृश्चिक राशि, तो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। शुरू करते हैं पहले घर से। पहले घर पर सूर्य, शुक्र और बुध की दृष्टि है और 11 तारीख तक लग्न का स्वामी मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है 5वें घर में, मित्र राशि में। कोई भी ग्रह जब मित्र के घर में बैठा होता है तो बहुत बली होता है, अच्छे फल देता है। लेकिन शनि और मंगल की जो युति है, जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज रहेगा। जब मैं 5वें घर पर आऊंगी तो उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी। फिलहाल जो प्रथम लग्न के हिसाब से बता रही हूँ वो ये है कि एक द्वि स्वभाव रहेगा आपके दिमाग में। एक ये ऊहापोह रहेगी कि इस काम को करें या इंतजार करें, करें या इंतजार करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो एक स्थिति बनी रहेगी। सूर्य और बुध की दृष्टि, एक अग्नि ग्रह पर दूसरे अग्नि ग्रह की दृष्टि, तेजी। मंगल सेनापति, सूर्य राजा, बुध राजकुमार। जब सेनापति को राजा और राजकुमार देखेंगे तो कुछ इशारा देंगे, कोई सिग्नल देंगे कि तुम चिंता मत करो, हम पीछे खड़े हैं। इस समय कोई आप साहसिक निर्णय लेंगे जिसके लिए आपको 100% कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिलेगा। कोई होगा जो पीछे खड़ा होगा कि तुम चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो, हम हैं पीछे। और उसके दम पर आप कोई बड़ा निर्णय ले पाएंगे। यश, पद और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। और शुक्र की दृष्टि 14 तारीख तक प्रथम भाव पर है। शुक्र सौंदर्य है, शुक्र प्रेम है, शुक्र वैभव है, शुक्र संतति है, शुक्र आंतरिक और बाहरी सौंदर्य दोनों है। तो इस समय आप अपने आंतरिक और बाहरी दोनों सौंदर्य को लेकर के बहुत सजग हो जाएंगे। अपने लुक्स पर ध्यान देंगे, अपनी वार्डरोब पर ध्यान देंगे। घर में कुछ नया नवीनीकरण, कोई नया फर्नीचर, नई कुछ भी चीज, फर्निशिंग ऑफ हाउस या कुछ बंगला या गाड़ी या कोई ऐसी चीज जो आप लेना चाहते थे वो इस समय खरीद सकते हैं। बात करें दूसरे घर की तो यहाँ धनु राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति 8वें घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी और वो कहते थे कि जब कोई ग्रह किसी दूसरे घर में बैठकर अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखे तो ऐसा समझो कि कोई बच्चा विदेश पैसा कमाने गया, 100 रुपया कमाया, 10 रुपया अपनी जेब में रखा और 90 रुपये अपने घर भेज दिए, कहाँ, जहां उसकी दृष्टि है। दूसरा घर धन का संचय, कुटुंब, वाणी और हमारा खान पान। और इस समय बृहस्पति पुनर्वसु में है। मेरे पिताजी कहते थे कि जब कोई ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र के अनुसार परिणाम देता है। और इस समय एक बहुत अच्छी स्थिति यह है कि चारों बड़े ग्रह यानी बृहस्पति, राहु, केतु और शनि अपने खुद के नक्षत्र में है। बृहस्पति पुनर्वसु में, शनि उत्तर भाद्रपद में, केतु मघा में और राहु शतभिषा में।
तो बहुत बली स्थिति में है चारों बड़े ग्रह इस समय, मेजर प्लैनेट्स। तो पुनर्वसु का अर्थ है री एस्टेब्लिशमेंट, फिर से बसना। पुनर्वसु नवीनीकरण को दिखाता है। तो दूसरा घर हमारा कुटुंब है, हमारे धन का संचय है। कोई नवीनीकरण कुटुंब में, कुछ नया, एक पुराने सिस्टम को आप डिस्ट्रॉय करके कुछ नया बनाएंगे, एक नया एस्टेब्लिशमेंट। घर में कोई मंगल काम, शुभ काम, किसी नए इंसान का आगमन। यहाँ केतु की 5वीं दृष्टि है, शनि की दशम दृष्टि है, और 14 मई से दोनों गुरु एक साथ इस घर को देखेंगे, बृहस्पति और शुक्र मिलकर के। बहुत सारे लोग आप में से मुझे लिखते हैं कि आप हमारी क्लासेस लीजिए। क्लासेस ले पाना संभव नहीं है, पर हर वीडियो में मैं कुछ सूत्र देती हूँ। जब कभी बृहस्पति और शुक्र की संयुक्त दृष्टि, इकट्ठे दृष्टि एक साथ किसी घर को देखेंगे, उस घर में कोई बहुत शुभ या मांगलिक काम होगा। दूसरा घर कुटुंब है, कुटुंब में कोई शुभ या मांगलिक काम, कोई ऐसा काम, किसी का आगमन। शुक्र भी संतति है और बृहस्पति भी संतान है। शुक्र संतति का कारक है, वीर्य का कारक है। तो किसी का जन्म या किसी नए इंसान का आगमन, किसी का विवाह या कुछ ऐसा आपके परिवार में इस समय एक एडिशन होगा, धन का एडिशन होगा, धन की वृद्धि होगी, अच्छा खान पान, अच्छा माहौल, एक फेस्टिव या फेस्टिविटीज, एक खुशनुमा माहौल जिसमें सबका आना जाना, मिलना जुलना, साथ उठना बैठना, खाना पीना, वो सब इस समय होगा। शनि की दशम दृष्टि है, तब जब शनि उत्तर भाद्रपद में है। उत्तर भाद्रपद इंतजार को दिखाता है, धैर्य को दिखाता है। इसका मतलब ये कि ये जो कुछ मिलने वाला है, बड़े धैर्य के बाद, बड़े इंतजार के बाद आपको मिला है। लिखिएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा, ये एक बहुत सुंदर स्थिति है। बात करें तीसरे घर की, तो यहाँ मकर राशि है, जिसका स्वामी शनि 5वें घर में बैठा है। तीसरा घर पराक्रम, छोटी यात्राएं, हमारा फिजिकल, जितनी भी हमारी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है वो है, हमारे छोटे बहन भाई हैं, कम्युनिकेशन है। जब तीसरे घर का स्वामी 5वें घर में बैठा हो, इसका अर्थ समझिए। इसका मतलब ये है कि 5वां घर संतान, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, एजुकेशन, पूर्व जन्म और जीवन का पूर्ण उत्थान। काफी लंबे समय से शनि यहाँ पर हैं। 17 तारीख तक उत्तर भाद्रपद में और फिर रेवती में आ जाएंगे। कोई बड़ा काम कंप्लीट होगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र श्रृंखला का अंतिम नक्षत्र है। अपने मेहनत से आप कोई काम जो बहुत समय से लगे हुए थे, कंप्लीशन नहीं हो रहा था, अब उसका कंप्लीशन कर पाएंगे। छोटे बहन भाइयों के जीवन में भी कोई बड़ा कंप्लीशन होगा, कुछ ऐसा जो बहुत धैर्य के बाद आया है। देखिए, दूसरा घर भी वही दिखा रहा है और तीसरा घर भी वही दिखा रहा है। मेरे पिताजी कहते थे कि जब कोई एक घर कुंडली में कुछ एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तो ध्यान से देखो, बाकी घर भी पक्का वही इशारा कर रहे होंगे, वही दिखा रहे होंगे। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जिसका बहुत समय से आपको इंतजार था, जिसके पीछे आप बहुत समय से लगे थे, मेहनत कर करके थक गए थे, शायद उम्मीद भी छोड़ दी हो, वो इस समय पूरा होगा। बात करें चौथे घर की, तो यहाँ राहु शतभिषा में है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और केतु की 7वीं दृष्टि है। इससे में राहु और बृहस्पति का दृष्टि संबंध बन रहा है। राहु बृहस्पति को देख रहे हैं और बृहस्पति राहु को देख रहे हैं। चौथा घर माता, भूमि, भवन, वाहन, काल पुरुष का हृदय। हृदय में राहु, राहु तो छल है, राहु कपट है, राहु अमर्यादित सोच है, ऐसी एम्बिशंस जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। राहु वो है जो पूरे ब्रह्मांड को लील जाए, मतलब पी जाए, और उसके बाद कहे अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। ऐसी है राहु की अनंत इच्छाएं। लेकिन राहु की एक क्वालिटी भी है, ये राहु जो सपने दिखाता है ना, उनको पूरा करने के लिए 1000 रास्ते भी दिखाता है। अनकन्वेंशनल वेज, थाउजेंड्स ऑफ वेज, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आप ऐसी ऐसी चीजें सोच लेंगे जो कोई और सोच ही नहीं सकता है, और जो चाहेंगे उसको पा करके भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि राहु शतभिषा में है। शतभिषा मतलब हीलिंग फ्रॉम 100 डॉक्टर्स। हृदय स्थान पर बैठा है राहु। जितने भी घाव मिले, सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक, परिवार से, वर्क प्लेस पर, जहां भी, जिससे भी, उनकी हीलिंग। और पुनर्वसु में बृहस्पति रह करके
दृष्टि डाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हीलिंग होने के बाद पुनर्निर्माण उन सब चीजों का। केतु की यहाँ 7वीं दृष्टि है। राहु केतु हमेशा आमने सामने ही होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। केतु वो शिखा है जो पकड़ करके सिर जो है ना राहु का, उसको कंट्रोल करता है। चोटी है केतु। तो केतु का राहु के सामने रहने का एक्चुअल जो अर्थ है वो ये है कि राहु की जो अनलिमिटेड एम्बिशंस हैं उन्हें कंट्रोल करता है केतु। इसलिए अब जब आप विजय पथ पर आगे बढ़ेंगे, जीत 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 जीत, चारों तरफ जीत, तो केतु कहेगा रुक जाओ, अति हर चीज की बुरी है। बात करें आपके 5वें घर की, तो शनि यहाँ 17 तारीख तक उत्तर भाद्रपद में, फिर रेवती में, और मंगल 11 तारीख तक मित्र राशि में। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, 5वां घर हमारे प्रेम संबंध, हमारी संतान, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, पूर्वजन। शनि और मंगल की युति को अच्छा नहीं माना जाता, कारण दोनों का नेचर एकदम अलग है। शनि एक ठंडा ग्रह है और मंगल गर्म, सेनापति, योद्धा। एक बूढ़े की और जवान की जो कॉम्बिनेशन है, दोनों की प्रवृत्ति अलग। शनि शनै शनै, मंगल कहते तुरंत। शनि धैर्य, मंगल अधीरता, है ना, एक ठंडा एक गर्म, पूरी तरह प्रवृत्ति अलग है। तो क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट संतान के साथ, प्रेम प्रसंगों में, इन चीजों में रहेगा। लेकिन इस युति का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है बहुत बड़ा। फिर से कह रही हूँ, जो स्टूडेंट्स है वो सुनिए ध्यान से, और यू कैन नोट इट डाउन। मेरे पिता ने ही ये सूत्र मुझे दिया था। वो कहते थे कि शनि और मंगल की युति का एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि अगर आपने धैर्य रख लिया, तो ऐसा मान के चलिए कि मंगल वो सेनापति है जो बॉर्डर पर अपने सारे अस्त्र शस्त्र, अपनी बेस्ट सेनाओं को लेकर के युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। और उसको गाइड कौन कर रहा है, वो बूढ़ा जनरल जिसने कई सौ युद्ध लड़े हैं, जिसके पास कई सौ युद्धों का अनुभव है। तो जरा सोचिए, जब एक यंग सेनापति यंग सेना के साथ, सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ, एक एक्सपीरियंस जनरल की बुद्धि का प्रयोग करेगा, तो द वर्ड इज इनविंसिबल, अजेय, कोई जीत नहीं सकता उनको, फिर जीत निश्चित है। इसलिए जिस घर में शनि और मंगल की युति हो, मेरे पिताजी कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक रेमेडियल साइंस ही तो है ना। इसीलिए आपको समय से पहले बतलाते हैं कि देखिए, अगर आपने संतान के साथ धैर्य रख लिया, अगर आपने अपने प्रेम प्रसंगों में धैर्य रख लिया, अपनी एजुकेशन के फील्ड में धैर्य रख लिया, तो ये जो युति है ना, यही आपको बहुत गजब रिजल्ट्स दे जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अधीरता नहीं रखनी है। अगर आप अधीरता रखते हैं तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको अननेसेसरी परेशान और डिस्टर्ब करके जाएगा। बात करें आपके 6ठे घर की, तो 6ठा घर रोग, ऋण और शत्रु। 6, 8 और 12 ये 3 कुंडली के दो स्थान यानी बुरे स्थान माने जाते हैं। रोग, ऋण और शत्रु में तो कुछ भी अच्छा नहीं, सब बुरा ही है ना। जब यहाँ क्रूर ग्रह होंगे, सूर्य यहाँ उच्च के हैं और मंगल अपनी ही राशि में है, जो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। दोनों प्रबल शत्रु हंता, रोग हंता, ऋण हंता। रोग का नाश, ऋण का नाश, शत्रु का नाश। बुध भी यहाँ 14 तारीख से आएंगे, उसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। पहले सूर्य मंगल की युति बताती हूँ। इस समय कोई जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज, सरकार से लाभ, किन्हीं ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलेगा इस समय आपको जॉब के लिए जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी। कोई भी ऐसा बंदा जो थोड़ा ताकतवर है, जो पॉलिटिक्स में है, या आपके कोई ताकतवर लोग, ताकतवर दोस्त, उनसे मदद मिलेगी। उसके अलावा आपकी दिनचर्या बहुत एक्टिव हो जाएगी, आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, दौड़ दौड़ के काम करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस समय आप ऐसे लोगों से बदला लेने से चूकेंगे नहीं जिन्होंने पास्ट में कभी आपके साथ कुछ गलत किया है। बुध और मंगल की युति जो है वो अच्छी नहीं है, 4 ही दिन के लिए है, 11 से 14, क्योंकि बुध यहाँ सिर्फ 14 तारीख तक है, उसके बाद आपके 7वें घर में चले जाएंगे। मंगल सेनापति बुध बनिया, फिर वही बात आई, दोनों की प्रवृत्ति अलग है ना। बनिया और सेनापति दोनों कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। एक कहता है युद्ध पर खर्च करो, जाओ जाओ लड़ो। बनिया कहता है नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई जिससे हो गई वो पैसा वापस नहीं देगा। वो कहेगा अब तो लड़ाई हो गई, पैसा गया। बुध मैनेजमेंट, बुध ऑडिट,
बुध वाणी, बुध राजकुमार, बुध बैंकिंग, और मंगल क्या है? खर्चा। खासतौर से जब वाणी पर मंगल, मंगल क्रोध, तो वाणी संभालिएगा। किसी से भी युद्ध करते समय, लड़ाई करते समय 11 तारीख से 14 तारीख तक थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बात करें 7वें घर की, तो यहाँ वृष राशि है जिसका स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में है। 14 तारीख तक अपने ही घर में स्वराशि बैठा है, बाद में बृहस्पति के साथ आएगा। जैसे कि मैंने कहा, बृहस्पति और शुक्र जब युति यानी कॉम्बिनेशन यानी एक साथ बैठे हों तब, या दृष्टि संबंध बनाए, दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति होती है। हाँ, लेकिन वैसे शत्रु हैं, लेकिन जब इकट्ठे बैठते हैं तो जिस घर में बैठते हैं और जिस घर पर दृष्टि डालते हैं, दोनों का उत्थान करते हैं। जब सूर्य के साथ 14 तक, सॉरी 14 तारीख तक शुक्र है यहाँ पर, सूर्य 15 से आएंगे, तो उसके पहले शुक्र निकल जाएंगे यहाँ से। 14 तारीख तक की पहले बात करती हूँ। 14 तारीख तक आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, बिजनेस में, बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत सारा लाभ होगा। उसके बाद जब 14 से बुध और 15 से सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो बुधादित्य योग बनेगा, गवर्नमेंट से लाभ, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारा मैनेजमेंट फैमिली लाइफ में, बिजनेस पार्टनरशिप में होगा। लेकिन सूर्य का 7वें घर में होना अच्छा नहीं मानते हैं। शुक्र प्रेम है, सूर्य राजा है। प्रेम को तो प्रेम चाहिए, उन्हें आपके पास कितनी ताकत है, कितना पैसा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सूर्य राजा है, ईगो, अहंकार उसका आभूषण है। अब आप सोचिए, राजा अगर हर किसी के मुंह लगने लगे, राज्य कर पाएगा क्या? उसको कोई राजा मानेगा ही नहीं। तो इट्स एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ किंग, जिसको कि वो छोड़ नहीं पाता है, तब भी जब वो कुटुंब में आता है तब भी नहीं छोड़ पाता है ना। तो जब जब सूर्य और शुक्र साथ आएंगे या सूर्य शुक्र के घर में होगा, तब वैवाहिक जीवन में, प्रेम जीवन में ईगो क्लैशेस, उससे थोड़ा सा बचिएगा, उस अहंकार से, उस मैं की भावना से बचिएगा। उसके अलावा अच्छा है। बात करें 8वें घर की, तो 8वां घर पाताल है, रहस्य है, आयु और मृत्यु का विचार करते हैं हम 8वें घर से, ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ जब 2 गुरु एक साथ होंगे तो इट्स अ वंडरफुल सिचुएशन। बृहस्पति पुनर्वसु में और शुक्र जब साथ आ जाएंगे, ससुराल है ये 8वां घर। ये उस धन को दिखाता है या उस ज्ञान को दिखाता है जिसका अर्जन, जिसको हमने नहीं कमाया, या तो हमारे फोर फादर्स, हमारे पिताजी, दादाजी, नानाजी वो कमा के गए, या किसी और के पास है वो धन और हमें मिला, है ना, जो हमने नहीं कमाया है, हमें भाग्य से मिला। इसीलिए इसको वसीयत का घर कहते हैं। वसीयत से सट्टा, लॉटरी, जुआ, गड़ा हुआ धन, गिफ्ट्स, या कोई ऐसा धन जिसको आपने खो दिया था और पाने की उम्मीद खत्म हो गई थी, इस समय वो लौट करके आएगा। बृहस्पति और शुक्र की युति 8वें घर में। एक चीज और है, फिर से बताती हूँ, जो स्टूडेंट्स है वो लिख लीजिए इसको। जब बृहस्पति और शुक्र 8वें घर में एक साथ आते हैं तो आपका ही कोई पूर्वज आपके परिवार में जन्म लेने की तैयारी करता है। गर्भ धारण होगा किसी स्त्री का आपके घर में, और उस गर्भ धारण में कोई पूर्व आपके पितृ लौट करके आने की तैयारी करेंगे। प्लीज लिख के रखिएगा इसको, और 9 महीने के बाद मुझे खबर कीजिएगा कि क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 8वां घर हमारे पितृ हैं, शुक्र वीर्य है, बृहस्पति संतान है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो किसी पूर्वज के हमारे घर में वापस आने की तैयारी को ये दिखाता है। बात करें 9वें भाव की, तो कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है, और इस समय इस पर किसी की दृष्टि नहीं है, ये एक अच्छी बात है। चंद्रमा मन, चंद्रमा माता भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो प्रसन्न रहेंगे आप, भाग्य साथ देगा। चंद्रमा जिस घर का स्वामी होता है या जिस घर में बैठा होता है वहाँ फ्लक्चुएशन देता है, तो फ्लक्चुएशन तो देगा, लेकिन एक अच्छी बात यह, मन स्वतंत्र होगा, माताजी स्वतंत्र होंगे। आपका मन कुछ ऐसे स्वतंत्र निर्णय लेगा जो किसी दबाव या प्रभाव के बिना, किसी की सलाह के बिना, जिसके लिए आप पूरी तरह खुद जिम्मेदारी लेने को तैयार होंगे कि मैंने ये निर्णय लिया, अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा, कोई बात नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और उसमें एक सबसे अच्छी बात यह है
कि आपका ये निर्णय आपके भाग्य का निर्धारण करेगा, उसका डिसीजन करेगा। आप इस समय अपना भाग्य अपने निर्णय से बनाएंगे। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, चंद्रमा मन है, तो ये निर्णय इस समय आप लेंगे, नहीं दिमाग से नहीं लेंगे, दिल से लेंगे। और मान के चलिए कि दिल से लिए हुए निर्णय कभी भी बुरे नहीं होते। तो कोई अच्छा निर्णय होगा और उसके परिणाम भी ईश्वर ने चाहा तो शुभ ही होंगे। बात करें दशम भाव की, तो यहाँ केतु है मघा नक्षत्र में। सिंह राशि में केतु जब होंगे या राहु होंगे तो ग्रहण दोष होता है। 10वें घर में सिंह राशि है जिसमें केतु है, तो ग्रहण दोष तो है। 10वां घर वर्क प्लेस, पिता, बॉस, हमारा कर्म स्थान। मघा पितृ कृपा को दिखाता है। यहाँ पर कुछ काम अब सिर्फ पितृ कृपा से हो जाएंगे। कुछ ऐसे काम जो रुके हुए थे, जो बन नहीं रहे थे, जिनके लिए आप परेशान थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ये कोई ऐसा काम जो वर्क प्लेस पर हो नहीं पा रहा था, आप करना चाह रहे थे मगर हो नहीं पा रहा था, वो अब पितृ कृपा से हो जाएगा। बात करें 11वें घर की, तो 11वें घर में कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध दोनों जगह सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग। देखिए, पिताजी कहते थे कि जैसे माँ का पल्लू पकड़ करके बच्चा घूमता है, बिल्कुल वैसे सूर्य का पल्लू पकड़ करके बुध घूमता है। यू मस्ट बी नोइंग इट कि सूर्य से नियरेस्ट जो प्लेनेट है, जो सबसे छोटा यंग प्लेनेट, बेबी प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, वो बुध ही है। और सबसे तेजी से चक्कर सूर्य के कौन लगाता है? वही लगाता है। तो जब जब बुध सूर्य के साथ होगा उसको बुधादित्य राजयोग इसीलिए कहते हैं। इसका अर्थ समझिए, जब राजकुमार राजा की गोद में बैठा होगा तो उससे ज्यादा सुरक्षित कहाँ होगा। तो क्या होगा कि वो उस समय जो डिसीजन लेगा ना, वो पिताजी की मर्जी से, सूर्य की मर्जी से, उसके नॉलेज से, उसकी गाइडेंस से लेगा। तो 11वें घर का स्वामी जब छठे घर में होगा तब भी, और जब 7वें घर में होगा तब भी। छठा घर वैसे भी नेचुरल होम है बुध का, दोनों जगह आपको लाभ देगा, इच्छा पूर्ति देगा। कोई बहुत पुरानी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही थी वो इस समय पूर्ण होंगी। और जो आपका लाभ होगा ना, वो बड़ा वेल मैनेज्ड होगा। उसमें बड़ों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग, उनकी ब्लेसिंग्स, बॉस का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट, क्योंकि सूर्य सरकार है, सूर्य पिता है, सूर्य बॉस है। उन सबके सपोर्ट से आप इस समय बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत लाभ पाएंगे, और इच्छा पूर्ति में भी उनका कुछ विशेष सहयोग या योगदान होगा। बात करें 12वें भाव की, तो तुला राशि यहाँ पर है जिसका स्वामी शुक्र जब स्वराशि में है 14 तारीख तक, तब भी अच्छी स्थिति में है, और बाद में जब बुध बृहस्पति के साथ है तब भी अच्छी स्थिति में है। 12वां घर विदेश है, कोर्ट कचहरी, 12वां घर अस्पताल है, अनाथाश्रम है, दूसरी भाषा, दूसरी धर्म के लोग, और खर्चे का घर है ये। शुक्र जब इस घर का स्वामी होकर के 7वें घर में और 8वें घर में जब होगा, तो जो खर्चा होगा ना, वो परिवार पर, अपनी वाइफ पर, अपने हस्बैंड पर, या फिर जो गेन्स होंगे वो विदेश से होंगे, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से होंगे। यहाँ पर राहु और बृहस्पति दोनों की दृष्टि एक साथ है। अचानक कुछ लाभ, अचानक इच्छा पूर्ति, अचानक फैलाव किसी काम का, आपका वर्क प्लेस अब्रॉड होगा, आपकी कैपेसिटीज ब्रॉड होंगी, आपका बिजनेस का या जॉब का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो बढ़ जाएगा। मंगल, सूर्य और बुध भी इस घर को देख रहे हैं। कुल मिलाकर के विदेशी सरकारों से लाभ, विदेश में मित्रों से लाभ, मैनेजमेंट में लाभ, सॉफ्टवेयर में लाभ, इन सब चीजों का लाभ होगा। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। राहु जब तक चतुर्थ भाव में, चौथे घर में है, दिल में राहु, चंद्रमा का घर है चौथा, है ना, उस पर राहु होंगे तो क्या होगा? परेशान रखेंगे आपको, कितना भी मिल जाए मन को संतोष ही नहीं होने देंगे। तो उसके लिए रेमेडीज बताती हूँ। पहली बात, कपूर रखिए अपने घर में। दूसरी बात, किसी भी रूप में दुर्गा पूजा कीजिए। तो ये जो बुद्धि है ना, ये थोड़ी नियंत्रित रहेगी, हृदय थोड़ा नियंत्रित रहेगा और आप परेशान नहीं होंगे। दूसरी बात, केतु आपके वर्क प्लेस पर है, केतु सेपरेशन है, केतु कैंची है, केतु काटता है, सेपरेट करता है। तो जब तक केतु यहाँ रहेंगे ना, आपको या तो बार बार जॉब चेंज करने पड़ेंगे, या वो भय रहेगा मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरी नौकरी जाने वाली है, अब मेरा ये काम छूट जाएगा, ये तो होगा नहीं, कैसे होगा, वो टेंशन्स रहेंगे। उसके लिए घर के ऊपर नारंगी रंग का, ऑरेंज, केसरिया ध्वज लगाइए, कुत्तों को रोटी दीजिए। और उसके अलावा शनि जब तक
आपके 5वें घर में है। शनि कर्मदाता और 5वां घर पूर्व जन्म। तब तक हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए या दशरथ कृत शनि स्तोत्र कीजिए। मैं महंगी रेमेडीज कभी नहीं बताती हूँ, स्टोन्स कभी नहीं बताती हूँ। मुझे पूजा में बहुत विश्वास है एंड प्रेयर्स कैन चेंज योर लाइफ। देखिए, जो विधि ने लिखा है हम उसे पूरी तरह बदल तो नहीं सकते, लेकिन बहुत हद तक अगर हम जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनमें बेहद 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 शक्ति है। इसको साइंस भी प्रूव कर चुका है। तो पूजा पाठ और जाप कीजिए, बहुत हद तक चीजें आपके फेवर में जाएंगी। एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, मैं बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाती हूँ। मेरा वीडियो आपको जैसा भी लगा, मैं ऐसा कभी नहीं कहती हूँ कि आप झूठी तारीफ कीजिए, और ना ही मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ। मेरे पिता कहते थे, जिस दिन तुमने ये समझ लिया तुम पूर्ण ज्ञाता हो, तुम सीखना बंद कर दोगे, और सीखने की कोई सीमा नहीं है। ज्योतिष एक बहुत विशाल समुद्र है, इसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तो 100 जन्म भी कम है। तो मैं तो पूर्ण ज्ञाता नहीं हूँ। आज भी मैं बहुत पढ़ती हूँ, और आपका हर एक कमेंट, जितने हॉरोस्कोप्स आप लोग दिखाते हैं, वो सारे हॉरोस्कोप्स हमारे लिए रिसर्च पेपर हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए रिसर्च है। तो जैसा भी लगा वीडियो आप पर एप्लीकेबल है, नहीं है, मेरी बताई हुई बातें आप पर इम्प्लीमेंट होती हैं, नहीं होती हैं, जैसा भी जो भी है, लिखिए ज़रूर। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइए।